ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. संवेदा उर्दू वीडियो लेसन डायट बल्लारी. E class for 7th standard. Subject is General Science. Presented by M. Parveen Banu. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम एम परवीन बानू है. मैं आज जमात हफ्तम यानी 7वीं जमात के साइंस मजमून के तहत रेशे और उनकी मसनूआत की दूसरी इकाई की ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ. खुशामदीद. प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहे हैं? जी हाँ, शाबाश, कपड़े. मैंने आपको अपनी पिछली ई क्लास में बताया था कि कपड़े हमें धागों से हासिल होते हैं, यानी धागों से बनाए जाते हैं और धागे रेशों से बनाए जाते हैं. तो मेरी पिछली क्लास से ज़रा उसका अदा करते हुए मैं आपसे चंद सवालात पूछ रही हूँ, आप उनके जवाब दीजिए. तो मेरा पहला सवाल है, पिछली क्लास में आपने कौन से हैवानी रेशों से मुताल्लुक पढ़ा था? हाँ, शाबाश, हैवानी रेशा ऊन के बारे में हमने मालूमात हासिल की थी. मेरा अगला सवाल है, ऊन हमें कैसे हासिल होता है? शाबाश, वेरी गुड, आपने सही याद किया और सही इसका जवाब दिए. ऊन हमें जानवरों से हासिल होता है. मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि ऊन के अलावा दूसरा कौन सा रेशा हमें जानवरों से हासिल होता है? जी हाँ, इसका जवाब है रेशम. यानी रेशम वो दूसरा हैवानी रेशा है जो हम उससे हमारे लिए कपड़े बनवा सकते हैं. तो बच्चों, आज की क्लास जमात हफ्तम यानी 7वीं जमात के मजमून साइंस और सबक रेशे और उनके मसनूआत, जिसका दूसरा हिस्सा रेशम के बारे में आज हम मालूमात हासिल करेंगे. तो सबक है रेशे और उनके मसनूआत और यूनिट है आज का रेशम, जिसे अंग्रेजी में हम सिल्क कहते हैं. तो आज इस सबक रेशे और उनके मसनूआत में पढ़े जाने वाले अहम नुकात इस तरह हैं. जानवरों के रेशे, ऊन और रेशम, रेशों से ऊन बनाने का तरीका, रेशम के परवाने की सवाने हयात और रेशम बनाने का अमल. तो बच्चों, आज की इस ई क्लास में हम इन नुकात पर रोशनी डालेंगे. पहला है जानवरों के रेशे, रेशम. दूसरा है रेशम के परवाने की सवाने हयात. तीसरा है ककून से रेशम तक. और आखिरी पॉइंट यानी 4वीं नुकात है रेशम बनाने का अमल. यानी बच्चों, आज की इस ई क्लास में हम इन 4 नुकात पर रोशनी डालेंगे. रेशम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, रेशम के परवाने की सवाने हयात के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, ककून से कैसे रेशम हासिल होता है, कौन से मरहले हैं, कौन से तरीके हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, और रेशम बनाने के अमल में क्या क्या मरहले होते हैं. तो रेशे और उनकी मसनूआत, इस सबक की हम शुरुआत करेंगे. प्यारे बच्चों, आपने अपनी पिछली ई क्लास में रेशों से ऊन बनाने के तरीके से जानकारी हासिल की थी ना. हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि ऊन हमें जानवरों से हासिल होता है. जानवरों के बालों से ही ऊन के रेशे बनाए जाते हैं और ऊन के रेशों से ऊन के कपड़े बनाए जाते हैं. तो अब हम अपनी मालूमात में और इजाफा करने के लिए आज की इस ई क्लास में रेशम कैसे हासिल किया जाता है, इससे मुताल्लिक जानकारी हासिल करेंगे. प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं, रेशे 2 किस्म के होते हैं, नबाताती रेशे और हैवानी रेशे. नबाताती रेशों की मिसाल कपास और जूट. मैंने पहले अपनी क्लास में बताया था कि नबाताती रेशों को नबाताती रेशे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रेशे हमें नबातात से हासिल होते हैं. देखो बच्चों, जैसा कपास है, कपास पौधों से हासिल होती है.
और जूट भी ऐसे ही नबातात से हासिल होती हैं। कपास से हम अपने लिए कपड़े बनाते हैं जिन्हें हम सूती कपड़े कहते हैं और जिनका इस्तेमाल हम ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में करते हैं। जूट से हम थैले, रस्सियाँ और दीगर कारआमद चीज़ें बनाते हैं। तो हैवानी रेशों की मिसाल ऊन और रेशम। ऊन हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये ऊन हमें भेड़ बकरियों से हासिल होती हैं। ऐसे ही रेशम भी रेशम के कीड़ों से हासिल किया जाता है, इसलिए ऊन और रेशम को हम हैवानी रेशे कहते हैं। यानी ऐसे रेशे जो हैवानों से हासिल किए जाएं उनको हम ऊन और रेशम जैसे उनको हम हैवानी रेशे कहते हैं। तो रेशम के रेशे भी हैवानी रेशे हैं। रेशम के कीड़े रेशम के रेशों को बुनते हैं। यानी रेशम के रेशे क्या है? हैवानी रेशे हैं। देखो बच्चों, इस तस्वीर में ये रेशम के कीड़ों की है। ये रेशम के कीड़े क्या करते हैं? रेशम के रेशे बनाते हैं जिससे वो हम अपने लिए रेशम के कपड़े बनवा सकते हैं। रेशम हासिल करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना पीला परवरी कहलाता है। यानी रेशम हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें रेशम के कीड़ों को पालना चाहिए। जैसा भेड़, बकरी, मवेशी, गाय, बकरी ऐसा हम पालते हैं, ऐसे ही चंद इलाकों में रेशम के कीड़ों को पाला जाता है जिसको हम पीला परवरी कहते हैं। रेशम के पालने को हम उर्दू में पीला परवरी कहते हैं और अंग्रेजी में सेरीकल्चर कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि रेशम की पैदावार में पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा हमारी रियासत कर्नाटक में होती है। यानी पूरे मुल्क, इतने बड़े वसीह मुल्क हिंदुस्तान में रेशम की पैदावार में हमारी रियासत का मुकाम अव्वल है। यानी ज्यादातर पैदावार हमारे रियासत कर्नाटक में होती है। रेशम की मुख्तलिफ किस्में होती हैं जैसे कि तसार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क वगैरह। मुख्तलिफ किस्म के सिल्क परवानों के ककून से काती हुई सिल्क होती है। यानी रेशम के हम देखेंगे आगे चलते हुए, पढ़ते हुए आगे हमको मालूम होगा कि रेशम भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं जैसे कि तसार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क। क्यों होती है? क्योंकि ये सिल्क अलग अलग परवानों से हासिल की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि आपकी अम्मी, चाची और दादी जो रेशम की साड़ियाँ पहनती हैं वो किस किस्म की होती हैं। तो इन रेशम के किस्मों के आप नाम लिख सकते हैं, तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि रेशम के मुख्तलिफ किस्में होती हैं। प्यारे बच्चों, रेशम हासिल करने के तरीके से पहले हम रेशम के परवाने की दिलचस्प सवाने हयात पढ़ते हैं, यानी उसकी जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये खाका है, ये फिगर है किसका? रेशम के परवाने की सवाने हयात की। इसमें क्या है? पहले ऊपर तितली जैसा एक परिंदा दिखाई दे रहा है, कीड़ा, वो क्या है? रेशम का परवाना है। उसके बाद अंडे हैं, उसके बाद कीड़ा है, उसके बाद ककून है, फिर ककून से रेशम का परवाना हासिल होता है। तो इसकी हम तफसील से पढ़ाई करेंगे। तो ये बच्चों, ये खाका है आपकी दरसी किताब में दिया गया है, यानी नर है, मादा है। आप जानते हैं अल्लाह ताला ने हर जानदार के दो जिन्स बनाए हुए हैं, नर और मादा। मादा अंडा देती है, अंडे से रेशम का कीड़ा पैदा होता है, रेशम का कीड़ा रहने के लिए ककून बनाता है और ककून में नशोनुमा पाकर फिर रेशम का परवाना बनता है। तो बच्चों, इसकी हम तफसील से इस तरह पढ़ाई करेंगे। रेशम के परवाने की सवाने हयात। रेशम के परवाने की मादा अंडा देती है जिससे लार्वा निकलता है। लार्वा को पहल रूप या रेशम का कीड़ा कहा जाता है। यानी बच्चों, ये तस्वीर अंडों की है। रेशम के परवाने की मादा अंडा देती है, उससे लार्वा निकलता है, यानी रेशम का कीड़ा। रेशम के कीड़े का साइज बढ़ता रहता है और जब ये पहल रूप अपनी जिंदगी के अगले मरहले में दाखिल होने के लिए तैयार होता है तो ये अपने रहने के लिए एक जाल बुन लेता है। देखो बच्चों, इस तस्वीर में ये कीड़ा अपने रहने के लिए क्या कर रहा है? एक जाल बनाना शुरू करता है। जाल बनाते वक्त ये सर अपना
अपना सर इधर उधर घुमाता है, जिससे कि अंग्रेजी अदद 8 की शक्ल बनती है। तो सर के इन्हीं हरकत के दौरान पहल रूप एक रेशे का अफराज करता है जो प्रोटीन का होता है। जब ये करता है हरकत तो इससे वो क्या करता, उस वक्त अपने मुंह से एक रेशा यानी अपने रेशे का अफराज करता है, यानी एक रेशा पैदा करता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। देखो बच्चे, जो बारीक बारीक रेशे दिखाई दे रहे हैं वो रेशे ही हैं रेशम के, जो प्रोटीन के बने होते हैं, और जो हवा में आने से सख्त हो जाता है और रेशम का रेशा बन जाता है। फिर जल्द ही पहल रूप मुकम्मल तौर से खुद को रेशम के रेशों से ढक लेता है, और इस तरह रेशम के रेशे से ढक लेने को ककून कहते हैं। तो बच्चों, रेशम का कीड़ा जब सर अपना इधर उधर हरकत देते हुए जाल बुनने लगता है तो अपने आप को एक इस रेशे से ढक लेता है और एक शक्ल बनती है। इस शक्ल को हम ककून कहते हैं। देखो बच्चों, ये तस्वीर ककून की है। इसके अंदर कौन है? हाँ, शाबाश, इसके अंदर रेशम का कीड़ा है जो अपने आप को इस रेशम के धागों से, रेशम के रेशों से ढक लिया है। इसको हम क्या कहते हैं? ककून। गुड। ककून के अंदर प्यूपा मतलब लार्वा मतलब रेशम का कीड़ा। रेशम के कीड़े के हम 3 नामों से जानते हैं। तो ककून के अंदर प्यूपा मजीद नशोनुमा पाकर परवाने की शक्ल इख्तियार कर लेता है। नशोनुमा पाना, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना। तो देखो बच्चों, ये तस्वीर है ककून की। इसके अंदर प्यूपा क्या कर रहा है? नशोनुमा पा रहा है, यानी छोटे से बड़ा हो रहा है। इसके बाद वो उसमें रहकर चंद दिनों के बाद क्या बनकर निकलता? रेशम के परवाना बनकर निकलता है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे रेशम के कीड़े की सवाने हयात की फिगर। देखो बच्चों, ये तस्वीर है रेशम के कीड़े की मादे की। रेशम के कीड़े की मादा अंडे देती है, जो एक वक्त में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों से लार्वा निकलता है, यानी रेशम का कीड़ा निकलता है। रेशम का कीड़ा अपने रहने के लिए एक जाल बुन लेता है और ककून बनाता है। ककून में वो मजीद नशोनुमा पाकर, यानी चंद दिनों तक अंदर रहकर नशोनुमा पाकर क्या बनता है? रेशम के परवाना बनता है। तो इस तरह हमने देख रहे हैं रेशम के कीड़े की मादा अंडे देती है, अंडे से लार्वा निकलता है, लार्वा रहने के लिए ककून बनाता है, ककून में चंद दिन रहने के बाद वो फिर रेशम के परवाने की सूरत से इख्तियार करते हुए बाहर निकलता है। रेशम के रेशे का इस्तेमाल रेशमी कपड़ा बुनने के लिए किया जाता है। देखो बच्चों, बाजारों में हमा किस्म के रेशमी कपड़े मिलते हैं, जिनका हम खरीद कर हमने अपने मुताबिक कपड़े बना लेते हैं। तो रेशम के रेशे हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? शाबाश, रेशमी कपड़े बनने के लिए। रेशम का धागा ऐसा ही मजबूत होता है जैसे फौलाद का धागा। फौलाद का धागा मतलब लोहे का तार। कितनी मजबूत होती है? क्या हम उसको आसानी से तोड़ सकते हैं? नहीं ना। तो ऐसे ही रेशम का धागा भी मजबूत होता है। रेशम का धागा रेशम के परवाने के ककून से हासिल होता है। देखो बच्चों, ये तस्वीर रेशम के धागों की रीलों की है, और ये किससे हासिल हो रहा है? हमें ककून से हासिल हो रहा है। तो इन धागों का इस्तेमाल आपने कहाँ पर देखा है? याद कीजिए। जी हाँ, शाबाश। हम इन धागों का इस्तेमाल एम्ब्रॉयडरी में, दस्तकारी में, फूल कढ़ाई में करने के लिए करते हैं, जिससे कि हमारा काम यानी हमारी दस्तकारी खुशनुमा और खूबसूरत लगे। रेशम के परवानों की भी किस्में हैं जो देखने में एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, और इसीलिए इनसे जो धागा हासिल होता है वो अपनी बनावट में भी मुख्तलिफ होता है। यानी रेशम अलग अलग रेशम के परवाने हैं, तो उनसे जो हासिल होती है रेशम के रेशे, वो अपनी चमकदार बनावट, चिकना पन में और उसके चमकदार में अलग अलग होते हैं। इस तरह तसर सिल्क, मोगा सिल्क और कोसाल सिल्क वगैरह मुख्तलिफ किस्म के सिल्क परवानों के ककून से काती हुई सिल्क होती है। यानी अलग अलग किस्म की हमें सिल्क हासिल होने का
मतलब मकसद क्या है, अलग अलग परवानों से हासिल होने वाले रेशम के रेशे हैं। ज्यादा रेशम का सबसे आम परवाना मलबरी परवाना है। इस परवाने के ककून से बने रेशमी रेशे नरम, चमकदार और लचकदार होते हैं और इन पर खूबसूरत रंग आसानी से चढ़ जाते हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ, ज्यादा जैसे रेशम के परवानों की मुख्तलिफ किस्में हैं, उन किस्मों में सबसे आम परवाना मलबरी का है, जिसके बने रेशमी रेशे बहुत ही नरम, चमकदार और लचकदार होते हैं, इसलिए इन पर आसानी से खूबसूरत रंग चढ़े जाते हैं। देखो बच्चों, इस तस्वीर में रंग बिरंगी रेशम के रेशों से बने धागों की है, जो कि रंग बिरंगी खूबसूरत लग रहे हैं। पीला परवरी या रेशम के कीड़ों का पालन हिंदुस्तान का बहुत पुराना पेशा है। पेशा मतलब जिससे लोग आमदनी हासिल हो सके और अपना गुजर बसर कर सके। तो हिंदुस्तान के और बहुत से पुराने पेशे हैं, जैसे कि लोहार का, कुम्हार का, सुनार का और सबसे बढ़कर टीचर का। तो ये पेशे जैसे पुराने हैं, ऐसे ही पीला परवरी यानी रेशम के कीड़ों का पालना भी हिंदुस्तान का बहुत पुराना पेशा है। तो ज्यादा मिकदार में पैदा होने की वजह से हिंदुस्तान तिजारती पैमाने पर बड़ी मिकदार में सिल्क पैदा करता है, इसलिए कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान को इससे और आमदनी का जरिया हो जाता है और हिंदुस्तान पूरे दुनिया में अपनी बड़ी मिकदार में सिल्क पैदा करने की वजह से तिजारत भी इसकी करता है। अब देखेंगे हम ककून से रेशम तक। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि रेशम हासिल करने के लिए रेशम के परवानों की परवरिश और देखभाल की जाती है, जिसे पीला परवरी कहते हैं। इस तस्वीर में ये शख्स यही कर रहा है। इसके बाद फिर इनके ककून को रेशमी धागा हासिल करने के लिए जमा किया जाता है। ये तस्वीर ककून की है, इसे जमा किया जा रहा है। क्यों जमा कर रहे हैं? क्योंकि इनसे हमें रेशमी धागे हासिल हो सके। तो रेशम के कीड़ों का पालन यानी पीला परवरी पहला स्टेप क्या था? पहला मरहला, रेशम के परवाने की मादा एक ही वक्त में सैकड़ों अंडे देती है। इन अंडों को एहतियात के साथ कपड़े या कागज की पट्टियों पर इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करना, जमा करना। जब रेशम के परवाने की मादा अंडे देती है तो इन अंडों को कपड़े या कागज की पट्टियों पर जमा किया जाता है। फिर इन अंडों को इन किसानों के हाथों बेच दिया जाता है जो इन रेशम के कीड़ों को पालते हैं। ये किसान क्या करते हैं? ये किसान इन अंडों को सेहतमंद माहौल में खास तौर पर मुनासिब और ज़रूरी दर्जा हरारत और नमी में रखते हैं। यानी इनको मुनासिब हुए जैसा इन अंडों को मुनासिब दर्जा हरारत मिल सके, ऐसे माहौल में रखा जाता है ताकि इन अंडों से हमें लार्वा मिल सके, लार्वा से ककून हासिल हो सके और ककून से हमें रेशमी धागा हासिल हो सके। इसलिए ये किसान जब अब कीड़ों को ले पालना शुरू करते हैं तो इन कीड़ों को एक मुनासिब दर्जा हरारत और नमी में रखते हैं। अंडों को मुनासिब दर्जा हरारत पर रखा जाता है और जब अंडों का सेने का अमल पूरा हो जाता है तो इनसे लार्वा निकलता है। लार्वा मतलब रेशम का कीड़ा। अंडे को जब ज्यादा मुनासिब तौर पर दर्जा हरारत गर्म रखा जाए तो क्या होता है? अंडों को सेने का अमल पूरा हो जाता है। बच्चों, आपने ऐसा ही अमल हमारे रोजमर्रा जिंदगी में मुर्गी जानवर को देखते हुए मालूम कर सकते हैं। मुर्गी भी अंडे देती है। जब मुर्गी के अंडे के ऊपर बैठकर अपनी गर्मी उन अंडों को पहुंचाने लगती है, तकरीबन 21 दिन से 25 दिन तक उन अंडों से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम चूजे कहते हैं। इसी तरह रेशम के अंडों से, रेशम के अंडे से रेशम के कीड़े भी निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा इस वक्त किया जाता है जब शहतूत के पेड़ों पर ताज़ा पत्तों की फसल आ जाती है, जिसे लार्वा या रेशम का कीड़ा दिन रात खाकर बढ़ता है। तो ऐसा इस वक्त कब करते हैं? इस वक्त करते हमें शहतूत के पेड़ों पर पत्ते नहीं आ जाना। क्यों आ जाना है? क्योंकि ये ग़िज़ा इन रेशम के कीड़ों की पसंदीदा ग़िज़ा है। देखो बच्चों, इस तस्वीर में रेशम के कीड़े पत्ते खा रहे हैं।
तो इनको ये पत्ते, ये कीड़े दिन रात, रात और दिन और रात बगैर रुके खाते खाते बढ़ते हैं। तो जब ये कीड़े 30 या 25 दिन के बाद इसमें से लार्वा, कीड़ों को साफ सुथरी बांस की ट्रे में रखा जाता है और साथ में कटी हुई शहतूत की पत्तियां भी रखी जाती हैं। यानी कीड़ों का पालन करने वाले क्या करते हैं, बांस की बड़ी बड़ी ट्रे, देखो इस तस्वीर में बांस की एक ट्रे है, इसमें ताजा कटी हुई शहतूत की पत्तियां भी हैं और कीड़े भी हैं जिन्हें वो खाते हैं। तो 25 से 30 दिन के बाद ये पहलरोप खाना बंद कर देता है और ट्रे के बांस के एक छोटे से खाने में ककून बनने के लिए चला जाता है। यानी 25 से 30 दिन तक लगातार खाता है और उसके बाद वो क्या करता है, ककून बनने के लिए चला जाता है। ट्रे में छोटे छोटे चारादान या टहनियां रख दी जाती हैं जिनसे ककून टिक जाते हैं। देखो बच्चों, ये तस्वीर एक ट्रे की है जिसमें क्या है, ककून को हम रखे भी हैं, साथ में चारादान या टहनियां भी रखी हैं जिससे कि ककून गिर ना सके। तो पहलरोप या रेशम का कीड़ा अंदर की तरफ ककून बनाता है जो परवरिश पाकर रेशम का परवाना बन जाता है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे रेशम बनाने का अमल। ककून के ढेर को रेशम के रेशे हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ककून जमा किए जाते हैं, उनके ढेर जमा किए जाते हैं ताकि इनसे हम रेशम हासिल हो सके। फिर इन ककून को धूप में रखा जाता है या उबाला जाता है। देखो बच्चों, इस तस्वीर में यह औरत क्या कर रही है, इन ककून को गर्म पानी में उबाल रही है। ऐसे ही इन ककून को धूप में रखा जाता है या फिर उबाला जाता है या फिर भाप के आगे रखा जाता है। इस तरह सिल्क के रेशे अलग अलग हो जाते हैं। क्यों रखा जा रहा, क्यों उबाला जा रहा, मतलब इससे धागे अलग हो सके ककून से। तो ककून से धागे जुदा करने को रेशम का अटेरना कहा जाता है। ककून से रेशम के धागे अलग करना, तो इसको क्या कहते हैं, रेशम का अटेरना कहते हैं। देखो बच्चों, इस तस्वीर में ये शख्स रेशम के धागों को जुदा कर रहा है। ये बहुत ही पुराना रवायती तरीका है, लेकिन अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से ऐसी मशीन आ गई हैं जो ये काम बहुत आसानी और बहुत जल्दी करते हैं। तो अटेरना का ये अमल अब खास मशीनों से किया जाता है जो कि सिल्क के धागे या रेशम के ककून से खोल देती है। देखो बच्चों, ये तस्वीर इस मशीन की है जिससे सिल्क के धागों को ककून से अलग कर देने में आसानी पैदा होती है। ये किसकी बदौलत है? शाबाश, ये जो है साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत है। इतनी तरक्की हुई है आज के ज़माने में, हर काम हम मशीनों के जरिए आसानी से किया जा रहा है। इसके बाद धागे बनने के बाद ये सिल्क के धागे में काता जाता है जो बुनकरों के जरिए सिल्क के कपड़ों में बुना जाता है। यानी ये धागे क्या होती हैं, बुनकरों के जरिए कपड़ों में बुना जाता है। देखो बच्चों, ये तस्वीर रंग बिरंगे कपड़े हैं। इससे ये किससे हासिल हुआ है? ये हमें रेशम के धागों यानी सिल्क के धागों में काटने से बने हुए हैं। तो इन रेशमी कपड़ों से हम खूबसूरत सिल्की साड़ियाँ और मुख्तलिफ किस्म के मलबूसात तैयार किए जाते हैं और जिनका इस्तेमाल हम ज़्यादातर अच्छे ईद और बारात और शादी और तकारीब के दौरान करते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज के सबक से रेशम से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल हुए हैं। तो मैं बच्चों आपसे इस और उम्मीद भी ये करती हूँ कि आपने ये सबक बागौर सुना होगा। तो इस सबक से मुताल्लिक़ मैं चंद सवालात आपसे पूछती हूँ। अपनी नोटबुक में इस पूछे गए सवालात के जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। मेरा पहला सवाल है, रेशम हमें किससे हासिल होता है? हाँ, किससे हासिल होता बच्चों? लिख लिया? तो देखेंगे जवाब इसका, रेशम हमें रेशम के कीड़ों से हासिल होता है। जो बच्चे सही जवाब लिखी उनके लिए मेरी तरफ से शाबाशी है और जो है नहीं लिखी वो अब नोट कर ले सकते हैं।
तो मेरा दूसरा सवाल है, पीला परवरी से क्या मुराद है? किसे कहते हैं पीला परवरी? इसका जवाब है, रेशम हासिल करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना पीला परवरी कहलाता है। गुड। मेरा अगला सवाल है, रेशम की मुख्तलिफ किस्मों के नाम लिखिए। कौन से हैं? तसा सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क वगैरह रेशम की मुख्तलिफ किस्में हैं। मेरा सवाल नंबर 4 है, लार्वा क्या है? इसका जवाब है, रेशम के कीड़े को हम लार्वा कहते हैं। सवाल नंबर 5, ककून क्या है? इसका जवाब, प्यूपा के अपने आप को रेशम के रेशे से ढक लेने को हम ककून कहते हैं। मेरा अगला सवाल है, रेशम का तैरने से क्या मुराद है? रेशम के धागे यानी ककून से जुदा करने को हम रेशम का तैरना कहते हैं। और 7वां सवाल, रेशम का रेशा किससे बना होता है? इसका सही जवाब है, रेशम का रेशा प्रोटीन से बना होता है। अच्छा बच्चों, जिन बच्चों ने सही जवाब लिखे उनके लिए मेरी तरफ से शाबाशी है, और जो बच्चे नहीं लिख पाए वो अपने अपने दरसी किताब से इसके जवाब के इन सवालों के जवाब लिख लीजिए। तो घर पर काम के लिए मैं आपको एक सरगर्मी दे रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आप इसको पूरा करेंगे। सरगर्मी है, रेशम के कीड़े की सवाने हयात की साफ शक्ल खींचिए। अच्छा बच्चों, ये थी मेरी आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ आप तमाम को ये सबक समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़। मेरा थैंक यू। मेरा नाम है एम परवीन बानू। मैं टीजीटी की हैसियत से काम कर रही हूँ। मेरे स्कूल का नाम है GUHPS मिंचेरी। मेरी तालुका का नाम है बल्लारी ईस्ट और मेरा डिस्ट्रिक्ट है बल्लारी। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.